नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए, इस मुद्दे पर जेएमएम की अहम बैठक बुलाई गई। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए या फिर विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगे, इस पर मंथन के लिए जेएमएम की अहम बैठक रांची में हो रही है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और मंत्रीगण मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। साथ ही पहली दफे देश में सर्वोच्च पद के लिए आदिवासी चेहरे को उतारा गया। ऐसे में जेएमएम क्या फैसला लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हेमंत सोरेन आदिवासी हित को आगे रखेंगे या फिर गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त झारखंड में जेएमएम का क्या स्टैंड होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। संशय बरकरार है क्योंकि महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में अगर विपक्ष के प्रत्याशी की बात करें तो यशवंत सिन्हा को उतारा गया है, लेकिन इधर अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो एक पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए नॉमिनेट किया गया। उन्होंने कल ही नामांकन दर्ज किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन आखिर किसको अपना समर्थन देंगे। क्या द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती हैं, और आदिवासियों में इस वक्त इस फैसले के बाद काफी ज्यादा खुशी भी देखी जा रही है। सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आदिवासी समाज की महिला आगे बढ़ रही हैं और देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने नामांकन दर्ज किया है। और इधर अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो विपक्ष की तरफ से वो ही उम्मीदवार हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ एनजीओ, मीडिया और सियासी दलों ने राजनीति से प्रेरित होकर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दंगे सुनियोजित नहीं थे बल्कि स्वप्रेरित थे और सरकार ने दंगे को रोकने में कोई देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले। लेकिन क्या सेना, अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर होते, गृह मंत्री होते, तो क्या आप सेना को बुलाते नहीं जल्दी? नहीं, जहाँ तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफ़ी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहाँ तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। और देखिए, इसी बीच रांची हिंसा से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। रांची में 10 जून की हिंसा की जांच सीआईडी करेगी। डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आईजी मानवाधिकार ने इस संबंध में सीआईडी एडीजी को पत्र भेजा। सीआईडी डेली मार्केट थाना में दर्ज केस 17/22 को टेक ओवर करेगी। सीआईडी के डीएसपी या इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में इस मामले की जांच की जाएगी, जिसके लिए एक टीम का गठन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि डेली मार्केट थाने में दर्ज केस में 22 लोगों को नामजद आरोपी बताया गया। वहीं 8 से 10,000 अज्ञात लोगों को भी दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा, हिंसा करने से जुड़ी धाराओं में आरोपी बनाया गया था। वहीं गिरिडीह के देवरी प्रखंड के चहाल में माइनिंग लीज एक्सपायर हो जाने के बावजूद पत्थर का उत्खनन हो रहा है। हैरत की बात तो यह है कि इसकी जानकारी विभाग तक को नहीं है। जिले में अभी 87 से अधिक पत्थर के खदानों का लीज एक्सपायर हो चुका है। बावजूद कई ऐसे खदान हैं जहां पर विभाग और पुलिस प्रशासन से सेटिंग गेटिंग कर या तो फिर चोरी छिपे पत्थर का उत्खनन किया जा रहा। आपको बता दें कि माइनिंग लीज एक्सपायर होने से पहले एक हाईवा में लोड पत्थर की कीमत 8,000 रुपए थी, लेकिन कालाबाजारी की वजह से अब ये कीमत 18,000 रुपए तक हो गई है। पूरे मामले पर डीएमओ ऑफिस पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लगे।
आप तस्वीरों में देखिए कि अभी मैं आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के चाहाल में, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार ये पिछले कई घंटों से हूलिंग की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, ताकि रात के अंधेरे में उसी ड्रिलिंग के जगह पे जिलेटिन लगा करके ब्लास्टिंग की घटना को अंजाम दिया जा सके और पत्थर को तोड़ा जा सके। आपको बता दें कि माइनिंग के जो डेट थे एक्सपायर हो चुका है, बावजूद अभी भी खदान कई जगह चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को कानो कान इसकी जानकारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गिरिडीह जिले में अवैध माइनिंग हो रही है वह एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पत्थर का जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर विभाग भी नोटिफिकेशन लागू करने के बावजूद वो लगाम लगाने में असफल है। हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि एग्जैक्टली यहाँ पे अवैध माइनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। वहीं पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। काम अगर मेंस का बात था, वो गाड़ी उड़ी चला, हम बोले उसमें पेपर होगा तो रहेंगे, नहीं पेपर होगा तो नहीं रहेंगे। 1 नंबर है या 2 नंबर है ये मालूम नहीं, हम मालूम करने के लिए आए थे। अच्छा, तो आपने बताया ठेकेदार नहीं, अभी ठेकेदार तो अभी आया नहीं, उसको पूछ लेंगे। यहाँ पे निकल रहा है, ये किसका है? थोड़ा ये तो हम लोग का पूरा मालूम नहीं, लेकिन झाजी का के कहाँ का? बिहार का है। बिहार का, हाँ। वही चला रहे हैं। हाँ, यही मालूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम कर रहे मजदूरों का भी कहना है कि हमें पता नहीं है कि ये अवैध है या अवैध है। हालांकि इन्होंने मुंशी को, मालिक को बता भी दिया है कि अगर यह 1 नंबर का होगा यानी वैध होगा तो हम यहाँ पे काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जिले भर में पत्थर का जो ब्लैक मार्केटिंग है पूरा उछाल पर है, पूरा फल फूल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जहाँ पे पत्थर जो हाईवा था 8,000 रुपये प्रत्येक हाईवा बिकता था, अभी 18,000 रुपये बिक रहा है। तो ऐसे में चांदी काटने के लिए पत्थर माफिया क्यों नहीं इलीगल माइनिंग को अंजाम देंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं दुमका में सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे एसपी कॉलेज के जूनियर आदिवासी छात्रों ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया। छात्रों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसमें रैगिंग लेने और नंगा कर पूरी रात मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने पीठ पर पड़े पिटाई के दाग भी दिखाते हुए कार्रवाई की अपील की। जूनियर छात्रों ने 26 सीनियर को नामजद बताया और जबरन कब्जा जमाए सीनियर्स को हॉस्टल से निकाले जाने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना प्रभारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार जूनियर छात्रों की पिटाई के बाद सभी वहां पर एकत्रित हैं और सीनियर छात्र वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं। ये तस्वीर देखिए किस प्रकार जूनियर छात्रों की पिटाई की गई है। उनकी पीठ पर पिटाई के निशान भी हैं और इन्हीं निशानों को दिखाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। नाम दिया सर, टोटल नाम दिया, जितने भी लोग मारे हैं सबको पहचाने सर। मारते हुए जो लाइट ऑफ ऑन होता रहा है। छात्र नेता लोग से संपर्क किया इस विषय में? छात्र नेता से संपर्क नहीं किया सर हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर कि ऐसे मारपीट अभी के ज़माना में तो नहीं होना चाहिए। मॉडर्न युग हो गया है, ऑनलाइन क्लास होता है सर। हम लोग को मोबाइल छूने तक नहीं दिया जाता है। बोलता है कि मोबाइल नहीं छूना है हॉस्टल में। तो ऑनलाइन क्लास करते हैं सर हर बच्चे, हम भी करते हैं ऑनलाइन, और चाहते हैं कि मोबाइल यूज नहीं करें और चाहते हैं कि वो लोग नीचे रहे। वो लोग का चाहना है कि ऊपर रूम में आए, लेकिन कोई ऊपर नहीं आ पाता। कि जितना जॉब पाना मुश्किल है सर, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि ऊपर में रूम पाना जूनियर के। पहले भी हुई है सर घटना, लेकिन बोला जाता है कि ये सब शेयर नहीं करना, ये सब होते आ रहा है रूल से। तो इस बार तो नहीं सर पाया सर, हम फर्स्ट टाइम अभी हमको मारा गया है। रैगिंग की घटना पहले भी हो चुकी है रैगिंग की घटना पहले भी, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। वो लोग को वहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चतरा कोर्ट में कल घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यहां एसपी ने सरप्राइज चेकिंग की, जिससे हड़कंप मचा रहा। यहां हथियारबंद 2 युवकों को कोर्ट से गिरफ्तार किया गया और आग की तरह ये खबर ऐसे फैली, जब सच्चाई सामने आई तो सभी ने राहत की सांस ली। दरअसल देवघर कोर्ट में कैदी की सरेआम हत्या के बाद एसपी की ओर से मॉक ड्रिल किया गया था और इसका मकसद कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था। एसपी ने मॉक ड्रिल में शामिल जवानों और कोर्ट में तैनात अधिकारियों और जवानों को पुरस्कार देने की बात कही है। हम लोग का स्तर किया जा रहा था और इसमें कोर्ट सुरक्षा को हम लोग चेक कर रहे थे कि कोर्ट सुरक्षा में जो पदाधिकारी एवं जो जवान मुस्तैद हैं वो कितने अलर्ट हैं और कितना वो लोग अपनी ड्यूटी को सेंसिटिविटी के साथ कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये पाई गई कि उन लोगों पे 2 लड़कों को हम लोगों ने भेजा था नकली हथियार के साथ। और देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है। जल्द ही यहां से उड़ान सेवा शुरू करने की सारी तैयारी अंतिम चरण में है। यहां 2 बार इंडिगो एयरलाइंस की ओर से सफल लैंडिंग कराई जा चुकी है और संभावना ये जाहिर की जा रही है कि 12 जुलाई के दिन
खुद पीएम मोदी इस फ्लाइट सेवा का उद्घाटन करेंगे और ऐसी संभावना है कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद उसी दिन कोलकाता के लिए पहली पैसेंजर फ्लाइट जाएगी। इंडिगो की इस पहली फ्लाइट के लिए 28 जून से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग करने वाली ऐप में देवघर एयरपोर्ट को ऐड कर दिया गया है, जिसके बाद फ्लाइट की टिकट बुकिंग का ऑप्शन अब दिखने लगा है। हालांकि बुकिंग अभी शुरू तो नहीं हुई, इसके लिए 28 जून तक का इंतजार किया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। 2 बार इंडिगो का सफल लैंडिंग और टेक ऑफ भी कराया गया है। वहीं आपको अब बता दें, ये 28 को संभावना है कि देवघर एयरपोर्ट के लिए जो है बुकिंग चालू कर दी जाएगी। एक्सिको के बुकिंग ऐप पर जो है देवघर एयरपोर्ट के लिए बुकिंग के लिए स्लॉट तो दिख रहे हैं। हालांकि ये 28 जून से शुरू होगा इसमें बुकिंग, लेकिन ये एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। उसमें संभावना जताई जा रही है कि 28 जून से आप जो है कोलकाता से देवघर के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। वहीं 12 जुलाई को संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचे और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। तो आपको बताते चले कि देवघर एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है और जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और 28 जून जो बताया जा रहा है उस दिन पहली बुकिंग का डेट होगा, जो ऑनलाइन बुकिंग होगा और लोग जो है हवाई यात्रा का भी सफर कर देवघर पहुँच सकेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18। और राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को फटकार लगाई। पूरा मामला रांची की घनी आबादी वाले मोहल्ले हीनू के शिवपुरी इलाके का है, जहां निचले इलाके में हर साल नाले का पानी घरों में घुसने की वजह से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि राजधानी में बिना प्लानिंग और रिसर्च के ही नालों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम का दर्द झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है और झारखंड हाईकोर्ट ने इसको लेकर रांची नगर निगम को फटकार लगाई है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के हीनू के शिवपुरी मोहल्ले में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 घरों के बीच में नाला जो है बह रहा है। आप जानते हैं कि राजधानी रांची एक पहाड़ी जगह है और पहाड़ी जगह होने के कारण जो भौगोलिक स्थिति है, जो जमीन है ऊपर नीचे है और लोग यहाँ पर, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बनाया गया है वो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। लिहाजा इसको लेकर शिवपुरी मोहल्ले के लोगों ने जो काफ़ी परेशान हैं, बरसात के दिनों में जो नाले का पानी घरों में घुसता है, हमारे साथ याचिका करता है। ये सर परेशानी क्या आ रही है? परेशानी यही है कि मच्छर, जानवर, सांप बिच्छे, पानी, घर, बाढ़, अभाव के सारे अथाह व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। अपना घर दे दिए हैं, ज़मीन दे दी है, मकान बना लिए हैं, लेकिन नाली की व्यवस्था नहीं है। और नाली हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिदिन कष्ट में डालता है। और इसके सहारे प्राकृतिक और अप्राकृतिक जीव जंतु, चोर चौहार, लंपट, बाढ़, अभाव से हम गुजरते हैं। अजी देख रहे हैं सर, घनी आबादी वाला मोहल्ला है, लोग घरों के अंदर से जो है नाला गुजरा है, नाला ढका हुआ है, तो क्या पानी घर में आता है? एकदम आता है। साल में कम से कम बरसात में 10 बार पानी घर में घुस जाता है। और क्या समस्या आ रही? यहाँ बगल में जैसे नाली के इधर बगल में हम लोग रहते हैं, यही नाली है जो ये पूरी लाइन से पूरा ड्रेनेज यहीं से होती है। पूरी गंदगी नाली में बदबू आती है, बगल में मच्छर आते हैं, बच्चे लोग का तबीयत खराब होता है मच्छर काटने से, सांप बिच्छू सब आते हैं वहाँ पर, तो इसलिए सफाई। कभी आप लोगों ने इसको लेकर कोई आवेदन दिया कि हाँ ऐसी परेशानी हो रही है? 1-2 बार दिए हैं, हम लोग दिए थे, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो क्या उम्मीद है कि अब कुछ होगा मामला कोर्ट में? उम्मीद है कि कुछ मॉडर्न टेक्निक से लोग इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पर विचार करेगी और सिस्टम को दुरुस्त करेगी, यही उम्मीद है। मच्छर से लोग इतने परेशान हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई क्लीनिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और यहाँ से चूंकि ये निचला इलाका है, तमाम नदी का पानी इसी नाले में आ जाता है और नाले में आने की वजह से बरसात के दिनों में खासी मुश्किलें आती है, पानी घरों में घुसता है। लिहाजा जब नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया और कोई परेशानी की जहमत को उठाना जरूरी नहीं समझा, तब लोगों ने सीधे न्यायालय में गए, हाईकोर्ट की शरण में गए। अब हाईकोर्ट का साफ निर्देश है कि जल्द ही जल्द इस पर आप कुछ कार्रवाई करें, काम करें, जमीन पर वो काम दिखना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
वहीं बोकारो में दहेज हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में पति, ससुर और सास शामिल हैं, जिन पर दहेज नहीं देने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप लगा था। तोपचांची के केंदुआडीह की नूनी बाला की शादी 5 साल पहले आमटाड़ में हुई थी। दहेज में टीवी और बाइक नहीं देने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिस पर यह फैसला आया है। और 90,000 रुपये में शादी तय हुआ था, लेकिन मृतका के पिता 81,000 रुपया शादी के समय दिए थे। 9,000 रुपया वो नहीं दे पाए थे और इस बात को लेकर उसे टॉर्चर किया जाता था। साथ ही एक मोटरसाइकिल और एक टीवी की मांग की जाने लगी। क्योंकि मृतका के पिता बहुत ही गरीब थे, वे 9,000 रुपया बाद में दिए, लेकिन टीवी और मोटरसाइकिल की मांग को पूरा नहीं कर पाए। अंततः सारे अभियुक्तगण मिलकर 7/11/2017 को नूनी बाला देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसी केस में आज दोषी पाते हुए तीनों अभियुक्तों को 20 साल सश्रम कारावास माननीय न्यायालय द्वारा दी गई। कहाँ का मामला है?